उसके आगे याद कराने के बाद जहां पढ़ाए थे छोड़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये वाला कौन सा था? हाट कंबोज। यहाँ पे तक्षशिला, तक्षशिला था ना, ये मत्स्य, ये कुरु। चार हो गए थे। सूर्यसेन, उसके बाद 5वां नंबर कौन सा है? सूर्यसेन। सूर्यसेन का कौन सा है? मथुरा, मथुरा। यूपी में सूर्यसेन का कौन सा है? मथुरा। 5 नंबर है सूर्यसेन। कौशल याद रखेंगे, कौशल तो हमेशा पूछेगा। मथुरा के जो कौशल का राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। लाइव वाले आप सब लोग फटाफट, बी सीरियस एकदम, अब कंटिन्यू, नो हंसी मजाक बीच में। अब बताइए, मथुरा जो थी वो किस साम्राज्य की राजधानी थी? सूर्यसेन। मथुरा सूर्यसेन, मथुरा सूर्यसेन। कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी, मत्स्य की राजधानी विराट, कुरु की, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की। अब अगले देखेंगे, सीक्वेंस में होगा इसमें, यहाँ पे पांचाल, अविछंद, ये तो दक्षिण में होगा। चेदी राजवंशी भी दक्षिण में हो। यहाँ पे वत्स, देखिए इसमें सीक्वेंस में थोड़ा देखिए पहले। ये हो गया आपका कौन सा? ये कौन सा है? मथुरा है ना। मथुरा राज्य कौन सा है? सूर्य से। श्रावस्ती ये तो राजधानी है। कौन क्षेत्र कौन सा है? हाँ, कौशल। इसके नीचे का ये पूरा एरिया कौशाम्बी का आ जाता है। कौन सा आ जाता है? कौशाम्बी। इस मटेरियल में ना वत्स जो दे दिया ना, वत्स, उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ये सीक्वेंसली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी। कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी। ये कौन सा हो गया? कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। वत्स का कौन सा है? कौशाम्बी। अब यहाँ पे इसके बगल में मल्ल, कौन सा है? मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। मल्ल की कुशीनगर, मल्ल की कुशीनगर, मल्ल का कुशीनगर। चार ही बोले थे अभी, बस इसमें अभी 4 ही बताएंगे। पकड़िए ये 4, बाकी सीक्वेंस में। एक के दिन में 16 थोड़े याद करना है। 4 कल बताए थे, 4 आज बता दिए। 8 तो ऐसे ही निकल गया। नहीं, 2 दिन और निकलेगा, पूरा निकल जाएगा। एक के दिन कई को सोचेगा सर ना सर जी हमको 16 महाजनपद राजधानी याद करें, चल जाएगा, खत्म। सूर्यसेन की राजधानी, कौशल, वत्स, मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। महात्मा बुद्ध किस जनपद में अंतिम सांस लिए? सर्वाधिक उपदेश, कौशल की राजधानी श्रावण, वत्स की कौशाम्बी। कहां पे? कौशाम्बी। सूर्यसेन, कुरु, इंद्रपुर, कुरु, इंद्रपुर, कुरु हो गया। ये विराटनगर का, सॉरी, मत्स्य का विराट। ये तो समझ में आ गया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। कौन से वंश तक बता दिए थे? शिशुनाग वंश तक। उसके आगे समझाना था। शिशुनाग वंश के आगे बताना था। अभी हम लोग मगध के बारे में पढ़ रहे थे। ये एरिया क्या था? मगध। मगध, मगध पर शासन करने वाले वंशों में बताए थे हसीन, मशूक, सा। हसीन, मशूक, सा। हसीन, मशूक, सा। किसी कोई दिक्कत नहीं। हर्यंक वंश से पहले भी एक वंश था, बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश? बृहद्रथ। लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक जानकारी है? इसका ऐतिहासिक नहीं। हालांकि इसका सबसे प्रमुख राजा का नाम जरासंध। जरासंध का किला। इसमें पहला राजवंश कौन था भैया? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश समझा दिए थे? हर्यंक वंश समझा दिए थे कि नहीं? हर्यंक वंश में कितने राजाओं का नाम रहता है? संस्थापक बोलिए। बिंबिसार। राजधानी कहां बनाया? चलिए मेरी ओर देखिए, खटाखट रिवाइज करेंगे। राजधानी राजगीर बनाया, लेकिन किलाबंदी नहीं कराया। इसने शादी तथा मतलब युद्ध दोनों तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने अपने राजा का नाम बताया, एक डॉक्टर था इसका, जीवक, चंद प्रदोत की सेवा में भेजा। पूरा अवंती को क्या कर लिया? अपने साम्राज्य में ले लिया। इसने वैशाली पर आक्रमण किया, किंतु जीत नहीं पाया। इसका बेटा ने इसकी हत्या कर दिया। नाम क्या था इसका? अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। इसने राजगीर का क्या किया? किलाबंद। वैशाली को जीतकर मिला लिया। वर्षकार इसके गुप्तचर थे। महाशिला कंटक तथा रथ मूसल नामक नए हथियार का प्रयोग किया था। ये बहुत ही ज्यादा होशियार था। इसका बेटा का नाम उदय। क्या नाम था? उदयन। पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, उदयन। राजगीर से राजधानी कौन लाया? उदयन। इसका अगला शासक नागदशक। अगला शासक नागदशक। योग्य था या अयोग्य था? नागदशक की हत्या किसने कर दिया? किसने किया? नागदशक की हत्या शिशुनाग। नागदशक की हत्या शिशु। चलो भाई मेरी ओर ध्यान से देखना। अभी स्टार्टिंग हो चुकी है हिस्ट्री, अब एकदम सीक्वेंस में मिलेगा। हिस्ट्री की सबसे बड़ी खराबी क्या है? अगर आप हिस्ट्री का नोट्स बड़ा बनाती हैं, क्या कर दिया? बड़ा बना, आपको पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। ये हर्यंक वंश खत्म।
आपके पास दोनों चीज है, ये हरियंक वंश है। भाई ऐसा थोड़ी कि आप पागल है, एक कहानी पढ़ेंगे आपको बिंबिसार के बारे में आपको नहीं पता है, भाई छोट मोट चीज तो ये पूछेगा क्या कि इसने अपना साम्राज्य कैसे विस्तार किया था, ब्याह करके, युद्ध करके, ऐसे ये सब पूछेगा? नहीं पूछेगा। मेन पूछेगा कि इसके जीवक क्या थे, इसके यहाँ वैद्य थे, चंद प्रधोत अवंती के राजा थे, राजधानी कहां तक बनाया था, ये हो गया। अजात शत्रु वगैरह का पूछ देगा। उदयन का तो एक को मेन चीज है, पाटलिपुत्रा राजधानी। कौन सा वंश अगला आ गया? शिशुनाग। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। इस वंश का अगला शासक कालाशोक। कौन था? कालाशोक। इस वंश का अगला शासक नंदी। कालाशोक के बाद नंदी वर्मन। इस वंश का अगला शासक नंदी वर्मन। देखिए इसके समय राजधानी क्या थी? पटना थी। क्या थी? पटना। इसने राजधानी पटना थी, पटना से कहां ले गया था? वैशाली। पटना से कहां ले गया? वैशाली। वैशाली पटना से ले गया था। कालाशोक के समय भी राजधानी क्या थी? वैशाली। क्या थी? वैशाली। वैशाली में इसने क्या कर दिया? द्वितीय बौद्ध संगीति। वैशाली में क्या किया? द्वितीय बौद्ध संगीत। तो हम यहाँ वैशाली के पास क्या लिख देते हैं? 2। क्या कर दिया? द्वितीय बौद्ध संगीति स्थापित कर दिया। जब द्वितीय बौद्ध संगीति स्थापित यहाँ हुई तो यहाँ बहुत सारे बौद्ध विद्वान, उस समय के शिक्षक वगैरह लोग यहाँ आ गए। इस वजह से इसको ऐसा लगने लगा क्योंकि इसने आधुनिक विश्व की कल्पना करने लगा। जिस तरह भारत में आर्थिक राजधानी यानी पैसा वाली राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई। क्या कहते हैं? मुंबई। और राजनीतिक राजधानी दिल्ली। सांस्कृतिक राजधानी बनारस। सांस्कृतिक राजधानी बनारस। आज भी भारत में तो मुख्य रूप से हिंदू धर्म ही अधिकता है। वो अलग है कि संवैधानिक रूप से हम धर्म निरपेक्ष है, लेकिन ज्यादा अधिकता हिंदू धर्म की। इसमें भी आप देखेंगे तो ज्यादातर कहां से? बनारस से। बहुत अमीर होगा ना तो बनारस से पंडित जी को बुलाएगा, अथवा नहीं पैसा वैसा कम होगा तो गाँव में से बुला लेगा, आइए इधर। देखते हैं कि नहीं देखते? अरे बनारस के पंडित जी को लेके पंडा होता है लोग, वहां एक से एक विद्वान पंडित मिलेगा आपको बनारस में। इतिहास तक फेमस है सभी सब। काशी पंडित, महाराणा जो छत्रपति शिवाजी थे ना, उनको जब राज्याभिषेक कराना था महाराष्ट्र में तो बनारस से पंडित जी को बुलाए थे। वो लोग बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं लोग इस समय। तो कालाशोक ने देखा कि मेरी राजधानी वैशाली है, लेकिन ये शिक्षा का केंद्र होते जा रहा है और खास करके बौद्ध शिक्षा का। तो इसने अपनी राजधानी वैशाली को क्या कर दिया? सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? सांस्कृतिक राजधानी। और उसको पता था, इस बात का डर था कि अगर सांस्कृतिक राजधानी ये रहेगी तो यहाँ हर जगह के लोग आएंगे और तरह तरह के लोग आएंगे, तो यहाँ से बहुत सारी बातें लीक होंगी। हम सबको रोक नहीं सकते, इसलिए इसको डर सताने लगा कि ऐसा ना हो कि विदेशी आक्रमण हो जाए। क्योंकि याद करिए, अजात शत्रु ने भी अपना एक गुप्तचर वर्षकार को भेजा था। कहां पर? वैशाली में। तो इसको इस बात का डर सताने लगा कालाशोक को कि भैया हमारी राजधानी वैशाली जो है, इसको सांस्कृतिक राजधानी ही ठीक है। एक काम करते हैं, हम अपनी जो सेना की राजधानी है, राजनीतिक राजधानी जहां हम रहेंगे, जहां से डिसीजन लिया जाएगा, इसको थोड़ा सा क्या करना है? साइड में करना है। तो वैशाली से पटना कितना दूर है? ये अरे गंगा ऊपर, वैशाली इधर, पटना। तो वापस इसने राजधानी किसको बना दिया? पाटलिपुत्रा। किसे बनाया? पाटलिपुत्रा। इसका सबसे अयोग्य शासक कौन था? क्या नाम था? नंदी वर्मन। इसने सेनापति किसको रख लिया था? महापद्म नंद। महापद्म नंद। महापद्म नंद। इसने राजधानी, इसने अपना सेनापति किसे रखा? महापद्म नंद। और महापद्म नंद ने किसे मार दिया? किसे मार दिया? नंदी वर्मन को। अब कौन सा वंश आ गया? नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद। देखते हैं, उसको मार रहा है, अपने राजधानी आ जा रहा है। इस सीक्वेंस में रखेंगे ना तो छोटा छोटा लगेगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए। महापद्म, पहले के समय में ऐसा माना जाता था कि राजपूत लोग ही राजा रहेंगे। राजपूत लोग क्या रहेंगे? राजा। इवन आप देखिए ना, महाभारत की लड़ाई में ब्राह्मण लोग का मुख्य काम था शिक्षा देना और भिक्षा प्राप्त करना, मुख्य रूप से यही। लड़ाई वो का मेन काम किसको दिया गया था? राजपूत को। अब राजपूत लोग अपना अधिकार समझते रहते हैं कि हम क्या हैं? राजा हैं। इसी बीच महापद्म नंद आया, ये शूद्र जाति से था। किस जाति से? शूद्र। तो महापद्म नंद ऊंचे जाति का था या शूद्र जाति का? शूद्र जाति का था। और इसे राजपूतों से बहुत दिक्कत थी, क्षत्रियों से क्या दिक्कत थी? बहुत दिक्कत थी। इसलिए इसने क्षत्रियों का सर्वनाश करने का प्लान बना दिया। ऑल आउट, सर्व क्षत्रांतक। सर्व मतलब सभी, क्षत्रियों का अंत, सर्व क्षत्रांतक की उपाधि किसने धारण कर ली? महापद्म। इसको का सपना दिखता है सभी से, मतलब कौन नशा में रहता है सब। दुनिया में आप किसी भी वंश का
किसी नस्ल या जाति या किसी धर्म का आप समूल नष्ट कभी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जिस धर्म पर जब भी अत्याचार होगा ना, तो विश्व की सिंपैथी उसके प्रति होने लगेगी। इजराइल इतना छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा, अगल बगल के सऊदी अरब के 18 देश 19 देश मिलकर उसे क्या करते हैं, दबाना चाहते हैं। जबकि इजराइल के पास इतना पावर है कि वो 28 को एक रात में मार के खत्म कर सकता है। ये सब अरब वालों को आता कौन चीज है? खजूर खा के लुंगी पहन के घूमेगा, सर आता है कुछ? हाँ, ये अजीब, ये सबको कुछ नहीं आता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आप कभी किसी व्यक्ति को मारिएगा तो क्राइम कहलाएगा, लेकिन पूरे समूह को मारिएगा तो क्राइम नहीं, आप खुद अपराधी हो जाएंगे, आपको नरसंहार की श्रेणी में गिना जाएगा और वह व्यक्ति के प्रति पूरी दुनिया का संभावना मतलब संवेदना आ जाएगी। इजराइल बहुत पावरफुल है और सबको कचर के मारता है, लेकिन फिर भी लोग सहानुभूति किसके प्रति रखते हैं? इजराइल के प्रति, क्योंकि वो देख रहा है कि बाकी अरब वाले इजराइल को हराना नहीं चाहते हैं, इजराइल का नाश करना चाहते हैं। तो वही यही करना चाहता था। कौन? महापद्मनंद क्षत्रियों का नाश करना चाहता था। कौन सी उपाधि धारण किया था? सर्वछत्रांतक। कौन सी उपाधि? सर्वछत्रांत। कौन सी उपाधि? सर्वछत्रांतक। याद रहेगा, सर्वछत्रांतक की उपाधि। तो यहां हम लिख देते हैं सर्वछत्रांतक। क्या मिटा पाएगा? कौन नहीं मिटा? इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर। और कलिंग पर आक्रमण करके एकराट की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि? एकराट की उपाधि। कलिंग पर आक्रमण करके किसकी उपाधि? एकराट, एकलौता राजा, बड़का राजा कलिंग पर। कलिंग से चुरा ढोल था पहले, जो आता था बजा के चल जाता था। ढोल टाइप का हो गया, जिसके पीछे एक रीजन था। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा के पास है। उस उड़ीसा में जंगल बहुत ज्यादा होते थे और उस समय जो बहुत वीआईपी होता था, बढ़ई का काम कराता था। आज भी देखिएगा ना, बढ़िया बढ़िया घर में लकड़ी के शीशे मतलब दरवाजा चौखट सब बहुत महंगा आता है। नॉर्मल आदमी लोहा वहा लगवा देता है, जो लकड़ियां बहुत महंगा मिलता है। तो हर व्यक्ति कलिंग जीतना चाहता था, क्योंकि उसे लकड़ी मिल सकती थी और कलिंग में हाथी मिल सकती थी। और उस समय हाथी समझिए आज के समय में अर्जुन टैंक, उस समय हाथी थी। तो उसी के लिए बेचारा कलिंग पर हर कोई आक्रमण कर देता था। तो महापद्मनंद किस जाति का था? शुद्ध। इसने क्षत्रियों का अंत करने का सोचा। कौन सी उपाधि धारण किया? सर्वछत्रांतक। कौन सा? सर्वछत्रांतक। कलिंग जीत के कौन सी उपाधि धारण किया? एकराट। कौन सी उपाधि? एकराट। कलिंग जीतने के बाद उपाधि एकराट की उपाधि। इसका बेटा था जिसका नाम था धनानंद। बेटा का नाम धनानंद। बेटा का नाम धनानंद। बेटा का नाम धनानंद। इस ससुरा इसका शरीर कोशिका से बना ही नहीं था। धनानंद का शरीर कोशिका से नहीं बना था, इसका शरीर अहंकार से बना था। उसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा था, मत पूछिए। शराबी बहुत बड़का था, दिन भर शराब पीते रहता था, ऑर्केस्ट्रा में नाचते रहता था, ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। धनानंद भाई, जिस दिन राजा जो रहेगा ना, राजा जो बड़े लोग होते हैं, इन्हें मतलब समाज से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अब राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए मोदी जी बंगाल चुनाव में बिजी, जेपी नड्डा असम में बिजी, अमित शाह कर्नाटक में बिजी हैं, तेलंगाना में, और राहुल गांधी मछली मार रहा है, कहेगा ईवीएम हैक हो गया। सब क्या हो रहा है? ये सब चीजें अपना अपना अलग अलग नजरिया होता है यहाँ पे। तो राजा जो होता है ना, उसको समाज से, उसको सारे समाज में एक जैसा नहीं रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को देखे हैं कभी? उनको कैसे रहते हैं? मजबूरी में उनको समाज के हिसाब से रहना पड़ता है। आई मौका गाना सुन रहा है, नचनिया नचवा रहा है यहाँ पे, तो राजा हो ना भाई, आराम से रहो यहाँ पे, नाच रहा है। इसको कलिंग पर आक्रमण थोड़े किया था, ये कलिंग इसको जीत कर मिला था, इसके बाबूजी ने जीता था। इसने कलिंग में क्या किया था? नहर बनवाया था। कलिंग में क्या बनवाया था? नहर। और बहुत ही अहंकारी राजा था, बहुत अहंकारी। लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यही हो जाता है मगध के साथ। मगध जो था वो एक्चुअली, इसका लोकेशन बहुत जबरदस्त था मगध का। मगध में तो पहला वंश था हरियंक वंश। देखिए ना, हरियंक वंश, ये था हरियंक वंश। इसने ही अपना इतना बड़ा एरिया कर दिया। उसके बाद शिशुनाग आया, ये सब छोटा छोटा बढ़ाते गए सब छोटे छोटे एरिया को। अब महापद्मनंद आया तो कलिंग को भी जीत लिया, और ये पूरा एरिया किसका हो गया? मगध का हो गया।
पूरा एरिया मगध का। मगध के पास नदियों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से भूमि उपजाऊ थी और कृषि अच्छा होता था, राजा के पास पैसा था। झारखंड वाला एरिया भी मगध में ही आ गया था, कोयला, लोहा, हाथ, सब चीज वहां से मिल जाता था, हाथी के दांत, लकड़ी, हर चीज मिल जा सकता था। मगध इतना बड़ा था कि इसे कोई जीतने की सोचता नहीं था, इधर से हमला करके घुसिएगा तो इधर से आके थूर देगा आपको, तो यहां पर कोई नहीं। ऊपर मगध में पूरी तरह से पहाड़ था, नीचे बंगाल की खाड़ी थी। मगध चारों ओर से सुरक्षित था, बड़ा एरिया था। लेकिन भारत का पश्चिम और उत्तर का भाग, यानी ये वाला भाग, पश्चिमोत्तर भाग कैसा था? अशांत था। पश्चिमोत्तर भाग कैसा था? अशांत था। तो प्राचीन काल में भारत का पूर्वी भाग यानी मगध का एरिया कैसा था? शक्तिशाली और शांत था, राजनीतिक रूप से स्थिर था। यहां कोई इसके शासन को हिलाने वाला नहीं था, जब तक कि इनके खुद के सेनापति वगैरह इनको मार काट के ना हटा दे। अभी भी देखिए 3-3 वंश चेंज हो गया, क्या कोई बाहरी आक्रमण हुआ है? नहीं। लेकिन सिकंदर इसी वक्त में, इसी समय में 326 ईसा पूर्व, कब? 326 ईसा पूर्व सिकंदर इस एरिया में एंट्री मार रहा था। और जब इधर एंट्री मार रहा है तो बताइए ये कौन सा एरिया कहलाएगा? आसान था। यहां दो तो महाजनपद मिलेंगे, एक आपका कौन सा मिलेगा? कंबोज, एक आपको मिलेगा गांधार। तक्षशिला राजधानी थी, तो वो इस एरिया में आने लगा। कौन? सिकंदर। अब सिकंदर जब यहां आने लगा तो तक्षशिला जो जगह था, तक्षशिला के एक गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों उन्हीं का नाम था। उनके पिता का नाम था गुणी, तो गुणी पुत्र चाणक्य, गुणी पुत्र चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो उनको एक बात पता थी कि अगर सिकंदर यहां आ गया तो सिकंदर के मतलब ऊपर एक सनक सवार है कि हमें पूरे विश्व को जीत लेना है। उसे जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सनक सवार है कि हमें पूरे विश्व को जीत लेना है। जब कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति शासन करने लगता है अपने देश के ऊपर, तो सबसे ज्यादा अत्याचार गरीब लोगों पर होता है, क्योंकि उसको अपने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान के चलिए हम ही को आप चाइना का प्रधानमंत्री बना देंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले चीन का दीवार तुड़वा देंगे। अब भारत के किसी व्यक्ति को आप चीन का शासक बना देंगे, क्या विकास करेगा? जिस जमीन पे आप पैदा नहीं हुए हैं, कभी भी उस जमीन से प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर क्यों जमीन से प्रेम हो जाता है? बचपन से हम लोग उस जमीन की मिट्टी खाए होते हैं, मिट्टी खा खा के बड़े हुए ना, इसलिए इससे प्रेम हो जाता है। इसलिए हम इसके बारे में कभी गलत ही नहीं सोच सकते। सोचा सिकंदर आएगा भारत में, खुद तो करेगा नहीं, अपना कोनो स्टाफ बैठा देगा, कहेगा हमको यहाँ से 1 लाख रुपया भेजना, तो वहां से 2 लाख रुपया वसूलेगा, अपने कमाएगा, बहुत बर्बादी होने लगता है ना। तो ये बात किसको पता चल गई? चाणक्य को, कि सिकंदर एंट्री मार चुका है। सिकंदर, चाणक्य ने तक्षशिला, ये जगह कौन सा भैया? तक्षशिला। कंबोज तो बर्बाद हो चुका था, तक्षशिला ही बड़ा था। कंबोज, ये जो तक्षशिला था ना, कंबोज को भी मिला लिया अपने में। तो तक्षशिला के राजा जो थे आम्भिक थे। तक्षशिला के राजा आम्भिक। आम्भिक में 2 समस्याएं। आम्भिक एक डरपोक शासक था, बहुत ही योग्य नहीं था। दूसरा, इसे सुरा अय्यास बहुत बड़का था। इसे सुरा ये सब मराया है सब यही चक्कर में, सबको समझे में नहीं आता है इसे। तो इसको मतलब डेली कोई ना कोई इसको पसंदे आ जाती थी। इसको अपनी पत्नी से जमता नहीं था आम्भिक को, तो इसकी पत्नी खुद से नहीं झगड़े थे। अब जब कभी भी फैमिली में झगड़ा होता है ना, जब कभी भी फैमिली में झगड़ा होता है तो फिर बहुत बड़ा प्रलय आता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है। क्योंकि सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो, आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना, तो 1 कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो, आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता है। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या यही है, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे। लड़ेगा सब अपने में, हद है यार। देखेंगे ना, अब मम्मी पापा में झगड़ा होगा, बताओ, बुढ़ो सब झगड़ा करके बैठल है सब। अरे तरीका बुढ़ा गए वो लोग यार, अब झगड़ा का ये कर रहा है लोग। नहीं, उन लोग को समझ में आता है अभी हम जवाने हैं। अब भाई इस पे गलत ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें आप लोग में मम्मी पापा में झगड़ा नहीं होता हो, लेकिन किसी किसी में ईगो बना लेते हैं। यही हाल हो गया किसके साथ? तक्षशिला। तक्षशिला के राजा कौन थे? आम्भिक। तक्षशिला के राजा आम्भिक। इनका पत्नी से जमता था नहीं, तो पति पत्नी जो होते हैं उन्हें दाम्पत्य जीवन कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में दंपत्ति मतलब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ। तो इनके दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा से नहीं था। जबकि सिकंदर की पत्नी रेक्सोना बहुत सुंदर भी थी
और मतलब दोनों में जमता भी था, दूरदर्शी विचारधारा की थी वो। अब इसका फायदा उठा लिया कौन? सिकंदर, और तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। तक्षशिला पर जब आक्रमण किया तो तक्षशिला पर आक्रमण के डर के मारे आंभिक सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, और ये भारत की जमीन पर, उस समय अखंड भारत की धरती पर सिकंदर की पहली जीत हो गई। और आंभिक यही नहीं रुका, चोट्टा उसने कह दिया कि आप आगे बढ़िए और यहां सिंध का राजा पोरस जो है, पोरस को हराने में हम आपका साथ देंगे। तो पोरस को मारने में खुद भारत का राजा आंभिक था और सिकंदर की फौज थी। सिकंदर की फौज ने जितनी बुरी तरह से पोरस को नहीं मारा, उससे बुरी तरह से उसकी सारी सूचनाओं को लीक कर दिया गया। किसके थ्रू? आंभिक के थ्रू, तक्षशिला के राजा आंभिक। और पोरस को भी क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। और पोरस को जब युद्ध के मैदान पर हराया गया तो पोरस को उसको रथ से घसीट के लाई सिकंदर की सेना, सिकंदर के सामने खड़ा किया गया। सिकंदर ने बोला कि देखो तुम क्या चाहते हो, मेरे घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बकस देंगे। कहा कि काट दो, हमको ऐसी थूकी हुई जिंदगी नहीं चाहिए, आंभिके को दे दो, वहां पर नहीं रहना हमको, ऐसे किसी के भीख पे पलना। तो बहुत खुश हुआ सिकंदर, बहादुर ही बहादुर की इज्जत करता है वहां पर, बहुत खुश हुआ। और सिकंदर की पत्नियों खुश हो गई। तो सिकंदर को कहा कि रे ते काय खुश हो रही है रे, डबल बॉन्ड बनाएगी क्या? राखी बांध, राखी बांध, राखी। तो क्या बनवा दिया? राखी बनवा दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिकंदर भी टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि बहादुर था, इसको टेंशन था कहीं कहीं व्हाट्सएप नंबर मिल गया तो दिक्कतें हो जाएगी। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने किसके हाथ में राखी बांधी है? पोरस के। अब पोरस को कहा गया कि देखो हम तुम्हें एक राजा की उपाधि देते हैं, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी वीरता को देखकर लौटा देते हैं, बदले में तुमसे एक ही चीज मानते हैं, जब तो हम आगे की ओर आक्रमण करेंगे। किधर की ओर? मगध की ओर, क्योंकि अब मगध इतना आगे आ चुका था, तो तुम हमारी क्या करना? मदद करना। अब ये तो घेरा गया पोरस। रीजन क्या है? सिकंदर तो सार हो गया ना उसका, नहीं क्या हो गया? बहनोई हो गया, बहनोई हो गया। वहां पे एगो रिश्तेदार हो गया। दूसरा, हारे हुए हो यार, तुम्हारे दादागिरी नहीं चल पाएगा हारने के बाद। कितनो शान दिखा लो कि मार दो, ये कर दो, लेकिन हार होती है। तो मजबूरी में अब पोरस, आंभिक दोनों और सिकंदर तीनों की अब भूमिका किधर थी आगे बढ़ने के लिए? मगध के लिए। अब यहां मगध, तक्षशिला के राजा का गुरु का नाम चाणक्य। ये कहां आए थे? मगध में। समझाने किसको? धनानंद को समझाने आए थे। और धनानंद को समझा रहे थे कि अगर ये सिकंदर यहाँ घुस जाता है तो यहाँ से आर्थिक विदोहन करेगा, आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देगा, आप इसको संभालिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इस बीच धनानंद नशे में था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। कहता कि रे कहाँ का आया है ब्राह्मण? धनानंद इनको, चाणक्य को, उनका चोटी पकड़ के फेंकवा दिया बाहर। सोचो, चोटियां नोच के फेंकवा दिया, और नोचा तब खुल गया। बांधते थे लोग ना चोटी, उस खुल गया वहां पे। अब धनानंद के सामने इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, चाणक्य का। और चाणक्य ने वही कसम खाया था कि तुमने मेरी शिखा खोली है, इसको तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको इस धरती से ना उजाड़ देते हैं यहाँ पर। अब वहां से धनानंद चले आए वापस, सॉरी धनानंद कह रहे चाणक्य। और चाणक्य यहाँ आए कहां पर? अपने तक्षशिला में। और अपने सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था चंद्रगुप्त, सबसे प्रिय शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त को कहा कि देखो ये चोट्टा अपने मदिरा पान में लगा हुआ है, इसकी बर्बादी करना तो फिक्स है, छोड़ेंगे नहीं इस साले को, हमारा बाल नोच दिया, बेइज्जती कर दिया यहाँ पे। समझ आ गया? चाणक्य ने अभी पहला काम हमारा क्या है? सिकंदर। इसलिए दिमाग से उतर जाओ और हकीकत देखिए चाणक्य की। गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया ही नहीं था कि मगध में मेरी बेइज्जती हुई, क्योंकि गुरु को पता था कि जो मेरा शिष्य है इसको माइंड डेविएट हो जाएगा कि ये सिकंदर से बड़ा दुश्मन मानने लगेगा। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य, इसको धनानंद। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को बताया नहीं, कहा कि यहां से ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये कमजोर हैं, और तुम किससे लड़ो? सिकंदर से लड़ो। तो कहा कि महाराज हम ना राजा है ना कुछ है, चाचा वो अकेले 3-3 गो राजा, हम लड़ेंगे कहां से? तो वहां काम आया अंधविश्वास। अंधविश्वास इतना भयानक चीज होता है कि किसी को डरा के रख देता है। गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सिकंदर की सेना में ये बात फैलाने में सफल हो गए कि जो भी इस व्यास नदी को पार करेगा तो आगे भारत शुरू हो जाता है, मुख्य भूमि, और भारत देवों की भूमि है, यहाँ भगवान लोग का निवास होता है। बिना अनुमति कोई युद्ध की नीति से आता है तो भयंकर भयंकर बीमारी हो जाती है, आंख फूट जाता है, प्लेग हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो सिकंदर का प्लेग हो जाता है, यहाँ कोनो हमारे यहाँ जादू टोना नहीं होता है। तब तक भोजन में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की एगो सेना को मारा,
अब मार के उसकी वर्दी उर्दी पहन के गुप्तचर बन के घुस गया, क्योंकि भाई गुरु थे चाणक्य, उनको पता था कि किस तरह से ये अजात शत्रु ने वर्षकार की मदद से घुसकर वैशाली में हर एक जानकारी निकाल लिया। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने एक गुप्तचर बना के किसकी फौज में घुसा दिया? सिकंदर। और सिकंदर इस अफवाह को फैलाने में कामयाब हो गया और धीरे धीरे वहां के लोग डरने लगे। इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने खाने में जहर मिला दिया। उस समय फोरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं थी, कौन सी पता चलेगा कैसे मर गया? वहां पे जांच होता था कुछ, और जहर एक से एक कैटेगरी का था। आज खाओ 2 दिन बाद मरो, आज खाओ 3 घंटा बाद मरो, आज खाओ 6 महीना बाद मरो, इस टाइप का। तो जहर दिया और 1 हफ्ता बाद उसका असर दिखने लगा। 1 हफ्ता बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 हफ्ता पहले क्या खाए थे। आपको पता है क्या पिछले संडे क्या खाए थे? किसी को नहीं पता। कौन ध्यान देता है यहाँ पे? और घुसा पूरा तरह से फैला दिया अफवाह को। और इस क्या कर रहा है सर? आपके क्लास देख कर कि उम्मीद जगी है कि अब हम भी पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं। हाँ भाई निकाल सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए। आप सिकंदर की फौज में अब धीरे धीरे क्या फैल गई? अफवाह। और कहा गया कि चलो एक काम करो, जिसको जिसको ब्यास नदी पार करना है चलो। तो ब्यास नदी में घूम फिर के आया सब। जानते हैं किसको ले आया था सब घुमाने के लिए? जो उनके खनवा में जहर दिया था, टहल के आया सब ब्यास नदी में। 1 हफ्ता बाद मर गया। चाणक्य का देखो देखो देखो, यही होता है यहाँ पे। जाओगे लोग तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। तो अफवाह भी बहुत फैली गई। अब जब एक आदमी अफवाह से मरता है ना तो बहुत भयानक हो जाता है। आप देखे होंगे भारत में चोटी कटुआ का, पता नहीं कोनो को चोटी कटाया था कि नहीं, लेकिन अफवाह बहुत भयानक हो गया था। लड़की सब सोती नहीं थी, सब डर के मारे। वहां पे मुंह नोचुआ वाला कई चीज ऐसा अफवाह हो जाता है। तो ऐसे ही मुंह नोचुआ वाला अफवाह कहां फैल गया? यहाँ पर। अब यहाँ पे तो धनानंद ने किसको भगा दिया था? चाणक्य। यहाँ चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ अफवाह फैलाने में क्या हो गए? सफल हो गए। अब सिकंदर की फौज 2 कारण से, एक तो पूरी तरह से थक चुकी थी, लगातार युद्ध कर करके थक गई थी फौज। यहाँ इससे आम्भिक से लड़ी थी, लड़ने के बाद ना सरेंडर किया था। थोड़ा मोड़ा युद्ध हुआ था तू में। पोरस से बहादुरी से लड़ी थी और उधर से लड़ते हुए आ रही थी। और दूसरे की जमीन पे बैठी है, टेंट में लगा के, नींद अच्छा से नहीं आएगा। उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था कि घरे बतिया ले। कोनो का हाले फिलहाल बिया हुआ था तो उनको घरे लौटना था बेचारा, फोन नंबर भी नहीं था उस समय, कबूतर खत ले जाते थे सब। तो कहा कि भैया हम नहीं लड़ेंगे, ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। दूसरा अफवाह फैल गया कि जो भी ब्यास नदी को पार करेगा वो क्या होगा? मरेगा। और डेली उसके कहीं कुछ डिजाइन से मर रहा था सब वहां पे। उसके बाद आ गया ब्यास नदी में बाढ़। अब ब्यास नदी लबालब हो गया। भारत की नदियों में बाढ़ आता है तो सोचा समुंदर बन जाता है। अब कैसे लड़िएगा? उसके बाद अफवाह यह फैला दिया गया कि धनानंद के पास हाथियों की बहुत बड़ी फौज है। हाथियों की क्या है? बहुत बड़ी फौज है। और सिकंदर हाथी लाया नहीं था, क्या लाया था? घोड़ा। और घोड़ा और हाथी के आगे घोड़ा कुछ करेगा? हाइट, युद्ध में हाइट का बहुत बड़ा फायदा होता है। किसी भी तरह से करके इसकी सेना में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया गया और सिकंदर की फौज डर कर लौट गई। वहां पे सिकंदर ने बहुत कोशिश किया क्या करने के लिए? अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए कि किधर चलो, भारत की ओर आक्रमण करो। सिकंदर की फौज मानी ही नहीं, कही कि भाड़ में जाओ, सोचा राजा तुमको जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे, या ब्यास नदी पार करेंगे, उधर भगवान सब की जमीन है, देख रहे हैं किसी का आंख फूट गया, कोनो मर गया, कोई कुछ हो गया, हम नहीं जाने वाले, कहीं और हमको हमला के लिए भेजिए। समझाते रह गया सिकंदर, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं माना। चाणक्य की पहली नीति सफल हो गई कि हमें सिकंदर को वापस भेजना है। अब दूसरे नंबर पे कौन है? कौन? धनानंद। शक्तिशाली कौन था? सिकंदर। जब सिकंदर को वापस भेज दिया गया तो धनानंद को नहीं डेक्ची के मसाला है। इन दोनों का विश्वास भी बहुत ऊपर उठ गया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई थी। सिकंदर का जो नौसेना प्रमुख था, एडमिरल नहीं होते थे आज के समय में, एडमिरल, नौसेना प्रमुख नियारकस, क्या नाम था? नियारकस। वो अपनी फौज को चुपचाप नौसेना प्रमुख लेके चला गया, क्योंकि उसका काम था नाव बनाना नदी उदी को पार करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिकंदर का सेनापति नियारकस जो था वो तो लौट गया, लेकिन सिकंदर का थल सेना प्रमुख जो था सेलुकस निकेटर, क्या नाम था? सेलुकस निकेटर, उसको डाउट था कि यहां कोई श्राप से लोग नहीं मरा है, कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ है। वो सिकंदर को नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन सिकंदर भी अपनी फौज के आगे मजबूर था, लौट गया। सिकंदर लौटा। यहां पर जब आक्रमण किया, कब किया था? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। किस राजा को हराया था? पोरस को। किसे? पोरस। अधीनता किसने स्वीकार कर लिया था?
आम्भिक ने। किस नदी के किनारे इन्हें हराया था? झेलम नदी को। झेलम नदी का नाम क्या है? वितस्तता। क्या नाम था? वितस्तता, वितस्तत। लेकिन इसे हाइडेस्फीज कहते हैं। सिकंदर इसे क्या कहता था वहां के लोग? हाइडेस्फीज, हाइडेस्फीज। कौन सा युद्ध? हाइडेस्फीज। तो सिकंदर ने क्या आम्भिक से युद्ध लड़ा था? आम्भिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया था। सिकंदर ने युद्ध किससे लड़ा था? पोरस से। सिकंदर ने किससे युद्ध लड़ा था? पोरस। क्वेश्चन आएगा, बता देंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक, हाँ, सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने वाला भारत का पहला शासक आम्भिक। पोरस ने अधीनता स्वीकार नहीं किया था, लड़ा था वो, हाँ, आम्भिक ने। सिकंदर से लड़ने वाला भारत का शासक पोरस। इतना छोटा शासक है, सोचा लड़ गया वहां पे। पोरस की कलाई पर राखी किसने बांधी थी? रेक्सोना। किसका? रेक्सोना। रेक्सोना ने राखी बांध दिया। पोरस से लड़ाई कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व। किस नदी के किनारे? झेलम। झेलम को वैदिक काल में क्या कहते हैं? वितस्त। और ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? हाइडेस्पीज। क्या कहते हैं? हाइडेस्पीज। सिकंदर की दो तरह की सेना थी। नौसेना का नेतृत्व कर रहा था नियारकस। देखिए, नौ से नियारकस। क्या नाम था? नियारकस। और जल सेना का नेतृत्व कर रहा था सेल्यूकस। सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस। इसमें से वह कौन सा था जो लौटना नहीं चाहता था? सेल्यूकस। सिकंदर का असली नाम था एलेक्जेंडर। सिकंदर का असली नाम एलेक्जेंडर। सिकंदर का असली नाम एलेक्जेंडर। उसके आगे निकेटर शब्द जोड़ दीजिएगा, वो टाइटल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जबकि उसकी थल सेना प्रमुख का नाम सेल्यूकस, निकेटर जोड़ दीजिए, टाइटल है। तो सेल्यूकस निकेटर थल सेना प्रमुख, एलेक्जेंडर निकेटर खुद अपना सिकंदर। सिकंदर का नाम क्या था? एलेक्जेंडर निकेटर। सिकंदर का नाम एलेक्जेंडर निकेटर। पिता का नाम फिलिप। पिता का नाम फिलिप। पिता का नाम फिलिप। मकदूमिया यानी यूनान का रहने वाला था। आज उस देश का नाम है मेसिडोनिया। आज नाम क्या है? मेसिडोनिया। सिकंदर कहां का था? मेसिडोनिया। सिकंदर मेसिडोनिया। मेसिडोनिया को फारसी भाषा में मकदूमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकदूमिया। जैसे हम लोग के ऊपर ब्रिटेन वाले शासन किए थे, फारसी भाषा में बर्तानिया कहते हैं। बर्तानिया हुकूमत। तो हम लोग किस हुकूमत के अधीन थे? बर्तानिया हुकूमत। अंग्रेजी में ब्रिटिश रूल। अंग्रेजी में ब्रिटिश रूल। उसी तरह से सिकंदर मेसिडोनिया का रहने वाला था। फारसी भाषा में मकदूमिया। क्या था? मकदूमिया। मकदूमिया उसको यूनान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूनान। तो सिकंदर किस क्षेत्र का था? यूनान। किस देश का था? मेसिडोनिया। उर्दू या फारसी में मकदूमिया। पिता का नाम फिलिप। पिता का नाम सिकंदर का पूरा नाम एलेक्जेंडर निकेटर। एलेक्जेंडर निकेटर। नौसेना प्रमुख सेल्यूकस निकेटर। नौसेना प्रमुख सेल्यूकस। नौसेना प्रमुख नियारकस। थल सेना प्रमुख सेल्यूकस निकेटर। पत्नी का नाम रेक्सोना। पत्नी का नाम रेक्सोना। रुखसाना नहीं है, वो ऐसे लिख दिया, टाइपराइटर अपने मन से रुखसाना लिख दिया। रुखसाना नहीं नाम है, वो तो मुस्लिम नाम हो जाता है। रुखसाना, फरजाना है कि नहीं, सब मुस्लिम नाम हो जाता है। चलिए देखिए ध्यान से सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा आम्भिक। पोरस से कब लड़ाई हुई थी? 326 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व। पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं? ग्रीक या यूनानी भाषा में? हाँ, हाइडेस्पीज का युद्ध। कौन सा? हाइडेस्पीज का युद्ध। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सिकंदर यहां से लौट गया। सिकंदर क्या हो गया? लौट गया। जब सिकंदर, इसमें नक्शा है जी वर्ल्ड का, वर्ल्ड नक्शा नहीं है जी इसमें। हाँ यहाँ है, देखिए एशिया। इसी से काम चल जाएगा। समझ आ रहा है ना? एशिया ये, इसी से काम चल जाएगा। यहां पर सारा तांडव हुआ था, यही एरिया था। यहाँ ये है आपका तुर्की, ये है ना तुर्की। और तुर्की के पास यहाँ है मेसिडोनिया। जस्ट तुर्की के पास कौन सा जगह है? मेसिडोनिया। सिकंदर ससुरा कहां से आया था? मेसिडोनिया। इसी को क्या कहते हैं? मकदूमिया। इसी को क्या कहेंगे? यूनान। इसी को क्या कहेंगे? ग्रीक। सब इसी एरिया का है। ग्रीक, यूनान, सब एक ही एरिया के नाम है, ग्रीक। जैसे हम लोग किस तरह कहलाते हैं? अखंड भारत। उसमें ससुरा अफगानिस्तान भी आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, भारत आ जाएगा। उसी तरह कौन सा? ग्रीक या यूनान। देश का नाम बोलिए तो मेसिडोनिया, मकदूमिया। इधर से ससुरा आया और यहां पर आक्रमण किया। यहां पर
इतना मारधार कर रहा था। और जब सब नहीं हो पाया तो यहां से क्या हो गया, लौट गया। लौट गया, इसका नौसेना प्रमुख इधर से लौट गया और ये इधर से ऐसे लौट रहा था। लौटा, जब इराक में पहुंचा, ये लड़ाई कब लड़ी गई, 326 ईसा। पोरस से लड़ाई हुई 326। क्या आगे भारत में बढ़ सका, नहीं। लौटा तो भैया ये तो 326 के बाद 27 आएगा कि 25 आएगा, 25। बीसी उल्टा चलता है, बीसी मतलब क्या होता है, उल्टा चल। तो यहां पहुंचा इराक में, लौटा, धीरे धीरे पैदल सेना से आराम आराम से लौटता था, कहीं 1 महीना इंतजार करता था, कहीं पार्टी चलती थी, कहीं कुछ, किसी दूसरे दोस्त से मिल गया, ऐसे करते करते यहां पहुंचा 323 ईसा पूर्व। कब पहुंचा, 323। किस देश में, इराक में। अभी यहां आतंकवादी भर गया है ISIS वाला। तो इराक में, इराक का शहर का नाम है बेबीलोन। क्या नाम है, बेबीलोन। 323 ईसा पूर्व ये कहां पहुंचा, बेबीलोन। बेबीलोन में इसे में पेट में अचानक दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, और पेट दर्द की वजह से इसमें डायरिया टाइप की बीमारी। उस समय अल्ट्रासाउंड ससुरा होता ही नहीं था, अल्ट्रासाउंड नहीं होता था। इसके वैद्य वगैरह ने बहुत इलाज कराया और मर गया। कहां पर, कहां पर, बेबीलोन में मर गया। जब ये मरा ना तो इसका घोड़ा का नाम था बुके फराल। घोड़ा का नाम क्या था, बुके। घोड़ा भी बेचारा मर गया, हार्ट अटैक से। वो भी बेचारा कहा कि ओ माय गॉड, मेरा सिकंदर मर गया। उसका घोड़ा और वो दोनों मर गए। सो कहां पर, बेबीलोन। इतिहास का एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है कि इस सिकंदर को जहर देने का काम चाणक्य ने ही किया था। इतिहास का है, क्योंकि चाणक्य जहर विद्या में बहुत ही निपुण थे। वो उनकी सबसे खतरनाक हथियार थी सब 20 कन्याएं। जो लड़की छोटी रहती थी ना, तो बचपने से समझ में आ जाती है सब 5-6 साल में कि बड़ी होगी तो ये बहुत खूबसूरत होगी। तो ऐसी लड़कियों को वो क्या करते थे, सेलेक्ट करके और उनको 20 कन्या बना देते थे। उनको नमक की मात्रा कम देते थे ताकि जिससे कि उनके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ जाए। अब थोड़ा 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 जहर देते थे, हल्का हल्का, जिससे शरीर एडॉप्ट कर सके। उसके बाद उन्हें क्या बना देते थे, 20 कन्याएं। और ये 20 कन्याएं बहुत खतरनाक थी। सिकंदर की सेना में कई गो 20 कन्या दांते काट काट मुंगा दी सब। यहाँ पे खूब सुंदर थी सब। लड़का सब ससुरा पगला होता है सही सब, खूब सुंदर रहेगी। और सुंदर लड़की को क्या दिक्कत है, मेकअप मार के आएगी, देख के इसे बाल मुस्कुरा दी काम कर। ओ माय गॉड, हद है यार तुम लोग। यहाँ मर गया वहां पे। तो ये 20 कन्याएं भी बहुत थी सब उनके पास। इनकी बहुत बड़ी स्थिति थी, समझ में आ रहा है कि नहीं। आजकल भी 20 कन्याएं, दांत में नहीं आंख में जहर है, तो पूरा करियर चौपट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोग से क्या करना है, बच के रहना है। यार तुम लोग को समझ में नहीं आता, सिकंदर जैसा महान राजा फेंका गया, तू लोग बेरोजगार होके लड़की के पीछे जाता है। बड़ बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। मरा गया यहाँ पे। तो इतिहास का यह धड़ा यह भी कहता है कि जहर किसने दिया था, चाणक्य ने। किसने दिया, चाणक्य ने दिया। खैर अब इसका कोई प्रूफ नहीं है कि जहर चाणक्य ने ही दिया था, और अगर दिया था तो बहुत अच्छा किया। जाए मरा गया, कहां पर मर गया बेचारा, बेबीलोन में। बुके फराल का मकबरा कहां है, बेबीलोन में। और उसके बेटा कर बुके फराल, वो बेबीलोन में क्या हो गया, सब मर गए सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। यहाँ पे सिकंदर सत्यानाश हो गया। सिकंदर ससुरा केवल 6-7 देश जीता था, लेकिन उसे विश्व विजेता कहा गया। हाँ, ससुरा उस समय उतने देश का पते था लोगों को। उस समय खोजे नहीं हुआ था नया देश का, जितना देश का खोज हुआ था वो सबको जीत गया। सबसे पहले जीता तुर्की को, किसे, तुर्की, और नीचे मिस्र को। तो यहां तुर्की और यहां पर मिस्र। यहां जीता सीरिया, सीरिया के बाद इराक, इराक के बाद ईरान, ईरान के बाद ये सब वाला एरिया यहां जीत गया। ये सारा जीत गया, जितना तक की खोज हुई थी ये सबको क्या हो गया, जीत गया था। तो सिकंदर उस समय खोजे गए सभी जमीन को जीत गया, इसलिए उसे विश्व विजेता कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत तो कोई गलत तो नहीं कहा जाता है, गलत नहीं कहा जाता। अब एक और तर्क है कि भारत को उसने नहीं जीता था। तो भाई अगर आप अखंड भारत कहते हैं, अगर अखंड भारत कहते हैं तो उसने भारत पर घुस चुका था। लेकिन वर्तमान भारत को कहते हैं तो नहीं घुसा था। तो वर्तमान जो भारत है इस पर आक्रमण नहीं कर पाया था। लेकिन उस समय का जो भारत था या जो अखंड भारत था, उस समय देखिएगा तो उस समय तो आम्भिक भी तब हम ही लोग में थे, पोरस भी हम ही लोग में थे कि नहीं थे यहाँ पर। तो ये सिकंदर लौट गया, यहाँ पे सिकंदर का फाइल निपट गया। अभी यहाँ कौन बैठा है, धनानंद, धनानंद।
अब चाणक्य ने बताया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, कि तुमसे पहले हम गए थे धनानंद के पास, शायद ये अपनी सेना भेज सके और सिकंदर लौट सके। इसने भारी दरबार में हमारा चोटी नोच के फेंक दिया, बहुत घोर बेइज्जती किया यहाँ पर, इससे बदला लेना है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था बिहारी, फड़फड़ाने में तो सबसे आगे, तुरंत कर गुरुजी पहले कहा नहीं बताए थे, सिकंदर से पहले ये चट्टा को मारते हैं। कहा कि पगला कहीं का, चेला और गुरु में यही फर्क होता है, तुमको समझे में नहीं है कि पहले किसको करना है। अगर तुम इस पर आक्रमण करते तो ये पूरा साम्राज्य चला जाता। अभी सिकंदर भी निपट गया, अभी ये भी निपट चुका है, चलते हैं अब हम इस पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने आए लोग, थुरा के चल गए लोग। तो गुरु से भी गलती होती है। गुरु से भी गलती होती है। छुपे थे लोग, ये लोग झोपड़ी में जाके एक महिला के यहाँ पे, तो उस महिला ने अपने बेटवा को ना खाना दिया, खिचड़ी, गरीब के घर में घुस गए थे, गरम खिचड़ी दिया। उस ससुरा खिचड़िया जब खाया ना, इसे थाली में खिचड़ी रखा था, यही में से निकाल के खाया, हथवे जल गया। तो उसकी माता, उसकी मम्मी जो करी, अरे बोका है का तू, तो चंद्रगुप्त मौर्य है का रे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इतना बोका शुरुआत में कि सीधे मगध में घुस के आक्रमण किया। कहा कि ऐसे थोड़े ना तू खाएगा, गर्म है, हाथ जल जाएगा, साइड साइड से खाओ, साइड साइड से, तब ना खत्म होगा। तब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में आया कि रे ससुर, हम तो बीचे में से खा रहे थे रे। साइड साइड से खाते हैं, किधर से? साइड साइड। तो मगध के अगल बगल के एरिया को ये लोग निपटाना चालू किए। उनको लालच दिए कि धनानंद तुमसे लूटता है पैसे, किसी को लालच दिए तो किसी को उनकी आंखें खोले कि देखो तुम्हारे पैसे से धनानंद जा रहा है। धीरे धीरे सारे साम्राज्य को क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और उसके बाद भारत बीच मगध में कौन घुस गया? चंद्रगुप्त, और तब धनानंद को मारा गया। इसी नीति पर चीन चलता है। वो भारत को मानता है कि ये मगध है, इसलिए वो साइड साइड में पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, अक्साई चीन, पीओके, इस सब को भारत के अगेंस्ट कर रहा है। देख रहे हैं ये सब एरिया में आप, ताकि वो मगध पर आ सके। भाई साहब, उस समय यहां पर था चाणक्य और अभी यहां पर है मोदी। समझा गया? मौका समझता है। हाँ, नेपाल से हमारा रिलेशन खराब हो गया था कि नहीं पिछले 1 साल पहले? आज नेपाल से सुधर गया कि नहीं सुधर गया? सुधर गया यहाँ पे। तो देखिए, वक्त बड़ी खराब चीज है। ये वक्त इतनी खराब चीज है कि कभी कभी ये सब कुछ ठीक कर देता है और कभी कभी सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसलिए वक्त के भरोसे किसी चीज को छोड़िएगा तो दाव लगा के छोड़िएगा, या तो ये सब कुछ ठीक कर सकता है या तो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो इस नीति के हिसाब से हमें रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सिकंदर तिकंदर आगे क्या किए, धनानंदवा कैसे मराया, इसके बारे में आगे करेंगे लोग। आज के लिए इतना है।